हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसा कर रहे हो पढ़ाई वढ़ाई? अब अपना चैप्टर एंड पे आ चुका है और सर इस चैप्टर में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी किया है। बहुत सारे लोगों को था कि सर सॉल्यूशन चैप्टर बड़ा हो जाएगा क्या? अरे भाई, तूने 11th का भी कुछ पोर्शन किया है तो ज्यादा नहीं सोचने का है। थोड़ा ट्रस्ट कर अपने ऊपर और थोड़ा ट्रस्ट कर टीचर्स के ऊपर। तुझे सही रास्ते पे लेके जाया जा रहा है, तुझे हर एक चीज बताई जा रही है। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेटा आप 11th में पढ़ते हो, उसको भी हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। हमने हेनरीज लॉ डिस्कस किया, हमने राउल्ट लॉ डिस्कस किया, हमने राउल्ट लॉ के ऊपर ये कहानी जान गई कि सर लिक्विड का सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। एक आइडियल था, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। पॉजिटिव और नेगेटिव किसके डेविएशन थे? सर ये सारे के सारे राउल्ट लॉ से डेविएशन थे। सारे के सारे सर आइडियल सॉल्यूशन के अपोजिट साइड थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में थे। ये सारी कहानी हम कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कर चुके हैं। तो बेटा आप चैप्टर ना आज कल में एंड हो रहा है, तो प्लीज ट्राई करना साथ साथ में ये चैप्टर आपके मेरे साथ साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाए। चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, चाहे अपने पास नीट के क्वेश्चन हो, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो सो दैट कि आपको पता चल जाए कि यार इस चैप्टर में मुझे ये चीजें सीखनी है। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, इवन हम आगे जाएंगे तो भी हम पीछे क्वेश्चंस रिवाइज करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल जब चैप्टर एंड हो तो आप मेरे साथ साथ ये लिखो कि हाँ सर अब चैप्टर एंड हो चुका है, बस मुझे और प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। कॉन्सेप्ट सारे आ चुके हैं, मुझे बस प्रैक्टिस और रिवीजन बढ़ानी है। श्योर है सर? पक्का? तो चलो अब एक काम करते, अपना फेवरेट राउंड लेके आते। फेवरेट राउंड ये है कि सर हम लोग क्या करते, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन देखते, थोड़ा सा क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करते। सबका अपना अपना तरीका है। मेरे पास कुछ खजाने हैं, खजाने से क्वेश्चन निकलते और उस क्वेश्चन को करते करते हम लोगों के पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन को करते करते हम लोग आ जाते हैं कि सर ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट ऐसे अप्लाई होता है। मैं अभी किसी बच्चे से ही डिस्कस कर रहा था ऑफलाइन में, तो उसने मुझे बोला कि सर जो फिजिकल केमिस्ट्री में होता है कि सर न्यूमेरिकल्स में ना कभी कभी क्या गिवन होता है या किस तरह सोचना होता है, ये सब समझ में नहीं आता। ये कितने दिन में डेवलप होगा? मतलब मुझे अभी 1-2 महीने हो गए पढ़ते हुए, कितने दिन में डेवलप होगा? देखो बेटा, किसी भी चीज को ना डेवलप करने में या किसी चीज को मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है। आप किसी एक चैप्टर को पढ़ के नीट क्लियर नहीं कर सकते, किसी एक चैप्टर को पढ़ के बोर्ड में टॉप नहीं कर सकते। लेकिन सर अगर आप एक एक चैप्टर को धीरे धीरे करते चलें और उसका रिवीजन करते चले तो एक टाइम जरूर आएगा जब आप टॉप भी कर रहे होंगे, आप बोर्ड्स भी क्लियर करेंगे, आप नीट भी क्लियर कर रहे होंगे, वो भी अच्छे रैंक के साथ। पक्का सर हो जाएगा? चलो अब यहां तक की चीजें हम लोगों ने कल बहुत सारी चीजें करी हैं। कल मैंने 2 फॉर्मूलाज बताए हैं, 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। मैं पहले उसको चाहता हूं एक बार डिस्कस कर लो, फिर आपके पास क्वेश्चंस खजाने से निकाल के लाऊंगा। भाई साहब ये वाला फॉर्मूला, सर ये वाला फॉर्मूला, कितने लोग हो जो मेरे साथ साथ बोल सकते हो कि सर ये मुझे याद है? सर ये फॉर्मूले में, सर ये फॉर्मूले में इसको हम लोग कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते थे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, तो सर उस केस में अच्छा उसकी कंडीशन थी क्या थी कि सर N2 की वैल्यू लेस देन N1 हो, Chi2 की वैल्यू लेस देन Chi1 हो और सर डेल्टा P की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए। इस कंडीशन में ये 3 कंडीशंस को एग्जाम हॉल में पहचान लो और यहां पे फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। P1 नॉट अपॉन दिस इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, या फिर इसको हम लोग लेते थे W2 बाई M2, M1 बाई W1। तो सर ऐसे कर लो, हो गया। देख लो अपने पास। तो ये हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, दैट इज व्हाट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर किसी ने बोला कि सर दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो सर वो था मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कैसे करता था तो हमने ग्राफ से समझा था और बहुत सुंदर सब लोगों ने ग्राफ कोशिश करी है। सर ग्राफ में समझा था, ये वाला ग्राफ क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये प्रेशर का ग्राफ था, ये टेम्परेचर का ग्राफ था। हमने प्योर सॉल्वेंट को हीट किया, जिस पॉइंट पे जाके उसका वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे जाके सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे? उसका बॉइलिंग पॉइंट। उसी पॉइंट को उसका क्या बोलते थे? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर सॉल्यूशन लेके आओगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ज्यादा कम होगा। धीरे धीरे इसको हीट करके यहां पहुंचेंगे और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे? सर बॉइलिंग पॉइंट। सर ये बॉइलिंग पॉइंट, न्यू बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का। ये जो चेंज आया, ये जो चेंज होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी था और ये चेंज जो होता है दैट इज Kb इंटू M।
तो ये डेल्टा टीबी इज नथिंग केबी इंटू एम, वेयर केबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कल भी हमने पढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है सर, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है सर, सॉल्वेंट के ऊपर सर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज ये देख लो अपने पास। कोई बोले मोलालिटी को चेंज कर, भाई मोलालिटी को चेंज करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, केबी कांस्टेंट रहेगा, मोलालिटी चेंज करोगे डेल्टा टीबी चेंज हो जाएगा। केबी क्या है सर, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, केबी क्या है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है तो सर उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा, पक्का देख लो भाई हो जाएगा सर। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी, ग्राफ के क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने डिस्कस कर लिया था ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है सर। आज दो प्रॉपर्टीज हमने कल कर ली हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, आज दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और करने वाले हैं, और आज इस टॉपिक का थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाएगा, और कल उसका फोर्थ पार्ट, आज उसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट भी करेंगे और देखेंगे कहां तक जाता है, और उसको कल फिनिश भी करेंगे। कल चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा होगा, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है भैया ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश होगा। मैं चाहता हूं आप कल थ्योरी तो खत्म कर ही लो, कॉन्सेप्चुअली कल खत्म करो, लेकिन साथ साथ में सर 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में सर इस चैप्टर को, अगले चैप्टर के मतलब जब तक फ्लो आए तब तक आप इसको फिनिश कर लो, पक्का सर, श्योर हो, ये सारी चीजें कर ली हैं। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं और खजाने में देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन निकल के आता है। आज भी अपने पास 5 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, और आज के 5 क्वेश्चन आप सब लोग देखो कि क्या क्या देख के क्या क्या कर पाते, कितने टाइम में कर पाते। सर आज का क्वेश्चन देखना अपने पास, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होगा सर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। पहले ये बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, सर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका था, नेगेटिव डेविएशन का, सर नेगेटिव डेविएशन का क्या था, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम था, पक्का ये पहचान लिया। जो लोग कर सकते खुद से अटेम्प्ट कीजिए, बाकी मैं आपको आंसर जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं मैं उनको बताता हूं। नेगेटिव डेविएशन, अल्कोहल प्लस वाटर, सर ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, सर कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन में ये नॉन पोलर है, पोलर में आके इसको बर्बाद कर रहा है। हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल सॉल्यूशन, सर वाटर प्लस एसिड, वाटर प्लस एसिड हमने पढ़ रखा है क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तो ये याद रखना मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। सर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ नहीं सोचो, अपने पास एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ रखे, तो ट्राई करना कि सर साथ साथ में ये चीजें हो जाए, पक्का सर। खजाने का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने ये रहा, अब ये ट्राई करो सर। अपने पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, एक्चुअली डिप्रेशन लिखा है एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है। बताओ मोलालिटी को डबल कर दिया आपने, मोलालिटी डबल हो गई, तो सर केबी की वैल्यू क्या होगी, डबल होगी, हाफ होगी, ट्रिपल होगी। बेटा ये सब क्वेश्चन थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें अपने को थोड़ा अलर्ट मोड पे जाना है। सर अगर सेकंड क्वेश्चन को देखिए तो मोलालिटी को मैंने क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया, अरे भाई तो केबी क्या होगा सर, केबी को क्या फर्क पड़ रहा है। आप एक बात बताओ, हमने फॉर्मूले में कल क्या पढ़ा था, डेल्टा टीबी इज केबी इंटू एम। सर मोलालिटी को डबल करोगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू डबल हो जाएगी, बट केबी तो क्या है, कांस्टेंट है ना भाई साहब, ये कांस्टेंट है, इसको क्यों चेंज कर रहे हो भाई साहब, ये क्यों चेंज हो जाएगा, अरे ये चेंज कैसे हो सकता है, ये तो चेंज होने के लिए आपका फॉर्मूला कुछ और था ना। इसको मोलालिटी से क्या मतलब है, यार इसको मोलालिटी से क्या मतलब है, इसको मोलालिटी से क्या मतलब है भाई साहब, इसकी मोलालिटी से क्या मीनिंग है आपका। तो सर केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोलालिटी को आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोलालिटी आपकी क्या रहेगी सर, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, केबी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। श्योर है सर। चलो अब किसने बोला कि सर एक काम कर लेते हैं, मोलालिटी दी गई है, अब सर चलो अब तो हो गए सर ये 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल, थोड़ा न्यूमेरिकल्स कराओ। सुंदर सा एक क्वेश्चन आता है हमारी लाइफ में, और ये बहुत ही अच्छा, मतलब सर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। जब भी नीट में आएगा ना आपके रैंक इंप्रूव कर देगा, ये ऐसे क्वेश्चंस है। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या बोलते हैं हम लोग कि यार इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जब भी देखते हैं तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है। कौन कौन से, तो सर एक बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट और एक वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट, दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को मिक्स करके ये सुंदर सा क्वेश्चन, एक ही न्यूमेरिकल है आज और वो सुंदर सा न्यूमेरिकल है। कैसे, अरे सर ये कैसे दिया हुआ है, कैसे निकालना है, एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे सर, जब आपको क्या पता होगा, डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी क्या होता है सर, केबी होता है W2 M2 into 1000 अपॉन W1, सर यही होता है।
सर देखो तो एक बार ध्यान से, सर केवी की वैल्यू दी हुई है, W2 दिया हुआ है, 1000 पता है, W1 की वैल्यू भी दी है, सर क्या नहीं पता, M2 नहीं पता। अब सर M2 कहां से आएगा, सॉल्यूट का मोलर मास कहां से आएगा, तो उसके लिए एक लाइन दी गई है, थोड़ा ध्यान से सुनना अपनी कहानी, उसके लिए एक लाइन दी गई है कि सर, उसके लिए एक लाइन बोली गई है कि बताइए P1 नॉट आप कितना मान लेंगे, 760 mm। क्यों, क्योंकि सर आपके पास जब भी कोई प्रेशर बोला जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लीजिए। सर सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, 732 mm, 732 mm। सर चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, सर आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा, काफी छोटा सा चेंज है, 760 के रिस्पेक्ट में 28, बहुत छोटा सा चेंज है। मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन ले ले, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग के पास डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग के पास ये फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं W2/M2 M1/W1। सर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 28 अपॉन 760, W2 की वैल्यू 6.5 अपॉन M2 की वैल्यू निकालनी है 1000 अपॉन W1 कितना हो गया 100। सर यहाँ से अगर मैं M2 की वैल्यू निकालूंगा तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 की वैल्यू सर 6.5 इंटू 1000 इंटू 760 डिवाइडेड बाय सर कितना आ जाएगा 28 इंटू 100। सर इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये 0 से 0 गया सर, 28 6.5 अप्रोक्सीमेटली इसको देखेंगे 31 पॉइंट, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 31.75 आ जाएगा, ये इसका मोलर मास आ जाएगा। अच्छा अब यहां से मोलर मास आ गया तो इसमें पुट कर दो, केबी की वैल्यू कितनी दी है 0.52, सर अपने पास W2 की वैल्यू कितनी दी गई है 6.5, M2 की वैल्यू कितनी आ गई 31.75 इंटू सर फिर से ये 1000 अपॉन ये कितना हो गया 100। सर ये सीधा सीधा इसको हटा दो और ये कितना हो जाएगा 0.52 इंटू 65 अपॉन 31.75। तो सर इसका आधा 0.52, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.06 के आसपास हो जाएगा। तो सर बॉइलिंग पॉइंट अब कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अब कितना होगा। सर पहले कितने बॉयल करता है, सर पानी कितने बॉयल करता है 100 पे, अब कितने बॉयल करेगा 1 पॉइंट, तो सर ये कितना डिग्री सेल्सियस हो गया 101 डिग्री सेल्सियस। तो सर ऐसे क्वेश्चंस जब मिल जाए ना तो इनको हम लोग कर देते हैं स्टार मार्क। क्यों, क्योंकि सर ये एग्जाम में ना आपका कॉन्सेप्ट तो चेक करेगा ही करेगा, प्लस आपके रैंक इंप्रूव करके दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत प्यार से करना, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना, कि हाँ सर इन तरह के क्वेश्चंस जब करोगे तो बहुत आराम से कर लेना, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट, दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यूज कर दी। तो सर खजाना जो है ना, खजाने में सारे टाइप के वेरिएशंस मिलेंगे। लेकिन हाँ थोड़ी सी, अब किसी को लगे सर कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है अरे भाई कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो लाइन देना पड़ेगा ना। सर ऐसा थोड़ी ना होता कि आप छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में, ये थोड़ा बोलोगे कि पापा मैं नीट इसलिए क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता था, ये थोड़ी ना बोलता है यार कोई भी। तुम कभी लाइफ में अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये बताओगे कि मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। भाई थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ा शॉर्टकट लगाओगे तो काम बनेगा। कैसे, तो थोड़ी सी आप मेहनत करो, आपको दिख जाएगा कि सर 65 का 0.52 मतलब आधा करना है, तो 65 का कितना हो जाएगा 32 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 31 पॉइंट समथिंग, तो मतलब उसी के आसपास 1 के आसपास आएगा। मुझे पूरा कैलकुलेट नहीं करना, क्यों, क्योंकि मुझे बस आंसर 101 पे टिक कर लो। तो जो कैलकुलेशन में वीक है भाई, सबसे आपसे से रिक्वेस्ट है, जो भी कैलकुलेशन में वीक है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस बात की आप आइसक्रीम की दुकान पे नहीं आए हो कि आपके अपने फ्लेवर का आइसक्रीम मिलेगा, पापा ये मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाने वाला या मैं नहीं खाने वाली, ये भाई ये चीज यहाँ नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, बस सिंपल सा कि सर ये चीज डॉक्टर बनने के लिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो पसंद हो ना पसंद हो, क्योंकि ये एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए ना सर तो आपका रैंक सडनली बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है और शानदार सा क्वेश्चन बना के दे रहा है। पक्का। चलो भाई खजाने में देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे सर क्वेश्चन नंबर 4 तो खजाने का है। सर ये बोल रहा है 100 ml लिक्विड है, 25 ml लिक्विड भी है, इन दोनों को मिक्स किया मैंने, तो सर मुझे ये लोग ना ओबे नहीं कर रहे, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, मतलब ये कौन से सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा तो सर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इतना पता है कि सर इट इज नॉट इक्वल्स टू 125 ml, इट इज नॉट इक्वल्स टू 125 ml, या तो उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा। तो सर ये तो ना हो रहा,
सर कैन बी ग्रेटर और लेस देन, यस ये हो सकता है। कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि सर इक्वल हो गया तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया। विल बी लेस देन, ये भी नहीं होगा। क्लियरली आंसर क्या होगा, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या फिर नेगेटिव डेविएशन होगा। तो सर देख लो, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन आपका टेस्ट कर रहा है कि कैसे कैसे आप सोच सकते हो, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन, सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब देखिए ध्यान से, सर H2 है और HCl HCl4 है, ये दोनों लोग क्या करेंगे, पानी प्लस एसिड, हमने बार बार पढ़ा हुआ है, पानी प्लस एसिड क्या करते हैं सर, ये कौन सा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं क्या। अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो करते तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा या लेस होगा। सर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ग्राफ कहां आएगा, नीचे, तो सर इनका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन, ये भाई साहब का कितना है 383 केल्विन, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 383 केल्विन। क्यों, क्योंकि आपका नेगेटिव डेविएशन है, याद करो ग्राफ को, नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कैसा होता था, नीचे से पास करता था, तो सर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों से ज्यादा हो जाए, तो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 383 केल्विन। पक्का सर, तो नेगेटिव डेविएशन में ये चीजें हो जाती हैं। श्योर है सर आप लोग, देख लो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अपने पास 383 केल्विन से ज्यादा। अच्छा सर, ये हो गए खजाने के नॉर्मल क्वेश्चंस। आज खजाने में हमने 5 क्वेश्चंस करे, उसमें से एक क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है, 3rd नंबर क्वेश्चन। बेटा तुझे आया नहीं आया इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता इस टाइम पे, क्योंकि मुझे ये पता है कि तू अभी लर्निंग प्रोसेस में, जब तुम लर्निंग प्रोसेस में होते हो ना, तो तुम्हें सीखना होता है, और सीखने के लिए गिरना या ना मतलब क्वेश्चन नहीं होना, ये नॉर्मल चीजें हैं। जब एग्जाम होगा उसमें ना हो तो फिर अपने लिए दिक्कत है। तो तुम सीखने के प्रोसेस में इसको एंजॉय करो, सोचो यार अच्छा सर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, सर ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे, मैं तो सोचा था एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। सर हम दोनों के लिए तैयार हैं, ऐसे तो आता है एक कॉन्सेप्ट पे ही है, लेकिन हम दोनों के लिए तैयार होने चाहिए। पक्का सर, हो जाएगा, श्योर हो, पक्का। चैप्टर शुरू करें। मैंने क्या किया, अपने पास खजाने के 5 क्वेश्चन हो गए। अब एक काम करते हैं, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 2 कर लिया है, तो आज अपने पास स्टार्ट करते हैं 3rd वाली। सर पहली और दूसरी आपको याद है ना, अभी क्वेश्चंस भी किए, इंटरेस्ट भी आया होगा, तो चलो सर अब एक काम करते हैं, 3rd कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। और 3rd कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3rd कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुझे ये बोलेगी कि सर अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है, डिक्रीज। और सर मैं चाहता हूं कि आप दोनों पॉइंट्स को ना एक बार जब इस चैप्टर खत्म होगा तो दोनों को एक साथ रिवाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत सिमिलरिटीज है और बहुत बेसिक सा डिससिमिलरिटीज है। जो ऑर्डर होगा उसका और इसका, उसमें थोड़ा सा एक चेंज आने वाला है। क्यों आने वाला है वो भी देखेंगे। सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसने बोला सर ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कैसे करेगा, आपने वहां ग्राफ पढ़ा था, वही सेम टाइप का ग्राफ यहां भी बनाएंगे। लेकिन अब की बार हम लोग क्या चाहते हैं, अब की बार हम चाहते हैं कि सर अब की बार आप टेम्परेचर कम करो ताकि हम सामने वाले को क्या करें, फ्रीज करें। तो सर मान लो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन थी, अब की बार मैं जानबूझ के ऐसे बना देता हूं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन हो गई। अब फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होगा, तो सर किसी का वेपर प्रेशर लेके आओ, डिक्रीज करते आओ, डिक्रीज करते आओ, एक पॉइंट आएगा जहां पे वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो जाएगा, और वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। वही उसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर टीएफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, टीएफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर अकेला सॉल्वेंट होता, प्योर सॉल्वेंट होता, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाता, सर इस पॉइंट पे आके। पक्का। अब किसने बोला सर प्योर सॉल्वेंट का तो छोड़ दो, मुझे एक बात बताओ, अगर सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा। तो सर सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में कल हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन कहां रहेगा, इसके जस्ट नीचे। सर इसके नीचे रहेगा तो वो जाके कहां हिट करेगा, मान लो यहां। अच्छा सर अब की बार याद करिएगा, पिछले वाले ग्राफ में हमने वेपर प्रेशर बढ़ाया था, अब की बार हम वेपर प्रेशर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ याद करो, मैंने इसलिए बोला कि सर ये दोनों को एक साथ आप रिलेट करना, कॉपी पलट के पीछे देखो। सर उसमें क्या किया था, इंक्रीज किया था, और कहां तक लेके गए थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, हम कह रहे भाई पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, कूल कर, कूल कर, कूल कर इसको, और कहां लेके आ रहे हैं, सॉलिड सॉल्वेंट के पास। सर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो इसको मैं क्या बोल दूं, टीएफ डैश। पक्का। तो सर यहां पे अगर मैं टीएफ डैश लिखूंगा तो ये क्या हो रहा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का। एक बात बताओ, ये टेम्परेचर स्केल है,
तुम खुद देखना फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। आप पीछे आ रहे हो, टेम्परेचर स्केल में पीछे आ रहे हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और ये डिक्रीज कितने से हुआ है, ये डिक्रीज कितने से हुआ है, अगर मैं बोलूं सर डिप्रेशन देखो, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितने से हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितने से हो रहा है सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितने से होगा सर, डेल्टा टीएफ की वैल्यू, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आप देख लीजिए, डेल्टा टीएफ क्या होगा। तो सर अब देख लो अपने पास, सर पहले का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ डैश, यही करूंगा सर, जो हाइयर है उसकी वैल्यू माइनस दिस वन, डेल्टा टीएफ सर जीरो से लेके देख लो कितना जा रहा है। अगर वाटर होता तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता और पीछे जाता तो -2 -3 ऐसे ही कुछ आता। तो सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ग्राफ से समझना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। और सर ये जो डिक्रीज है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा टीएफ। और ये जो डेल्टा टीएफ होता है सर, दिस डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा टीएफ को सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहां पे हम लोग लेके आते हैं KF इंटू एम। सर एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला नहीं दिख रहा जो कल पढ़ा है सर। बॉइलिंग पॉइंट वाला और फ्रीजिंग पॉइंट वाले में क्या डिफरेंस है, यहां बी लगा था, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन था, यहां क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया। KF क्या होगा सर, यहां मोलालिटी है, KF को क्या बोल दूंगा मैं सर, इसको बोल दूंगा मोलल, इसको बोल दूंगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ये इसको हम लोग बोल देते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। या फिर इसको और किसी नाम से जानना चाहते हो तो इसका नाम क्या रख सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो सर ध्यान से सुन लो कहानी। सर ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट कहां आके फ्रीज हुआ, यहां पे। सर ये अच्छा तुम बोलो सर ये कहां से आया, भाई ये ना फिजिक्स का एक फेज डायग्राम होता है, उसमें इस लाइन को अगर टच कर गए तो सॉलिड बन जाओगे। तो वो क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर कम होते 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 एक टाइम आ रहा है जहां पे वो किसके पॉइंट पे टच कर गया, सॉलिड पे। जैसे बॉईल करना था, बॉईल करने के लिए क्या लेके आए थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अभी क्या किया हमने, पीछे लेके आए, एक पॉइंट पे टच कर गए, तो ये कहां पहुंच गए अपने पास सर, ये कहां पहुंच गए, सॉलिड पे। तो ये इसका ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही तुमने सॉल्यूशन बनाया, जो सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन का देखोगे तो सॉल्यूशन कहां है, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है, कम, तो ये जाके पीछे की तरफ हिट करेगा। और जब ये पीछे हिट करेगा तो सब टेम्परेचर के स्केल पे देखो तो ये टेम्परेचर क्या है, लोअर है। और जब ये लोअर होगा मतलब मेरा काम क्या हो गया सर, अब डिप्रेशन आया, कितना डिप्रेशन होगा तो सर ये होगा। फॉर्मूला क्या है ये सर, दोनों में बस कल के ग्राफ में और आज के ग्राफ में एक ही डिफरेंस मेजर है सर, उसमें इंक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर के साथ, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, यहां आज क्या कर रहे हैं हम लोग, डिक्रीज कर रहे हैं। पक्का ऑब्वियस है, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या डिपेंड फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। देखना अपने पास सर डेल्टा टीएफ, सर डेल्टा टीएफ इज नथिंग KF इंटू एम। या फिर अगर सर आपको एग्जाम हॉल तक अगर फॉर्मूला लेके जाना है तो सर कुछ नहीं सर, इसको क्या करूंगा मैं सर, इसको इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मोलालिटी का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला एग्जाम हॉल में लेके जाइए। दूसरा, किसने बोला नहीं सर KF के बारे में बताइए, KF क्या है, तो सर ये आपने पढ़ लिया, KF क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला देखो तो डेल्टा TF बाई एम होगा। कल ही हमने डिफाइन किया हुआ है, कि सर KF की वैल्यू, सर KB को जैसे डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज, अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज डिफाइंड एज सर क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलल सॉल्यूशन। अगर आपकी मोलालिटी 1 है, उस केस में सर डेल्टा TF, मोलालिटी की वैल्यू 1 पुट कर दो, KF किसके इक्वल हो गया, डेल्टा TF के इक्वल, KF किसके इक्वल हो गया, डेल्टा TF के इक्वल। इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। M की वैल्यू 1 पुट कर दो, KF की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा TF के इक्वल। श्योर है सर, तो ये अपने पास KF। अच्छा, किसने बोला सर KF फिर से किस पे डिपेंड करेगा, तो सर याद रखिएगा ये सब चीजें डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर। कैसे, तो सर KF की वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ KF देखोगे तो वैल्यू ऑफ KF जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, RTF स्क्वायर M अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा H फ्यूजन। सर देख लो KF की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली, सर वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सर TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, किस में, केल्विन में,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है किसमें, केल्विन में। और सर m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। एंड डेल्टा H फ्यूजन इज व्हाट, सर फ्यूजन की इंथैल्पी, फ्यूजन इंथैल्पी। तो सर देख लो अपने पास इनमें से कोई भी फैक्टर सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो सर आप सिंपल सा kf की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। kb और kf ये दोनों सेम टाइप की फ्लक्चुएशन कर रहे। किसने बोला नहीं सर आपने इसका यूनिट नहीं बताया, चलो भाई यूनिट भी देख लो। यूनिट ऑफ केफ क्या होगा, तो सर ऊपर क्या होगा केल्विन, नीचे क्या होगा, या तो मोलर लिख दूं या स्मॉल m, तो एक यूनिट तो हो गया केल्विन पर मोलल, या फिर सर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मोलल को क्या लिख सकता हूं, मोल्स पर केजी लिख सकता हूं। तो सर ये क्या हो गया केल्विन, सर केल्विन केजी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, बस सर। तो ये दो यूनिट हो गए, केल्विन पर मोल मोलल और केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ऐसे करके निकालते रहो, पक्का सर। तो डेल्टा टीएफ अपने पास सेम कॉन्सेप्ट जो कल आपने किया है एग्जैक्टली आप कॉपी नोट्स देखोगे आपको एग्जैक्ट सिमिलर दिखेगा। बस चेंज क्या है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, यहां फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यहां फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनना सर, आज जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा अपोजिट चलेगा, तो अपोजिट वाले में क्या होता है, गलती भी सबसे ज्यादा होती है। थोड़ा ध्यान से देखना, कल हमने ग्राफ का क्वेश्चन किया था, यहां पे भी ग्राफ आएगा, लेकिन आज का ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको इस पॉइंट को बोल देता हूं ये प्योर सॉल्वेंट है, सर मैं आज कल का ग्राफ जिसने प्रैक्टिस करी है उसके लिए ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन होगा। सर बाकी लोग अपने पास देखते रहिए। सर ये एक सॉल्यूशन 1 ले लिया, ये मेरा सॉल्यूशन क्या है 1, सर खुद अपने पास डिसाइड करना शुरू कीजिए। ये एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने 2, ये सॉल्यूशन कौन सा है 2, ये सॉल्यूशन क्या है 2, और सर ये एक सॉल्यूशन ले लिया, ये अपने पास ये सॉल्यूशन क्या है 3। सर आप खुद समझदार हैं, आप बताइए सबसे ज्यादा सर ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सॉल्यूशन का, ये सबसे ज्यादा फ्रीजिंग डिप्रेशन किसका हुआ है। अगर सबसे ज्यादा डिप्रेशन की बात करूं, डेल्टा टीएफ की बात करूं, सर सबसे ज्यादा डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा किसका हुआ है, सर 3 to 1 में सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, किसका हो रहा है डेल्टा, अपने पास डेल्टा टीएफ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 3 में। याद करो सर डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा चेंज किसके अंदर आ रहा है, सर सबसे ज्यादा इसके अंदर डिप्रेशन हो रहा है, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, देख लो ग्राफ में आप पॉइंट बना के देखना चाहते हो, ग्राफ में आप पॉइंट बना के देख लो 3 to 1, पक्का। तो 3 to 1 ऐसे करके देख लो। किसने बोला नहीं सर डेल्टा टीएफ तो छोड़ दो, मोलालिटी का ऑर्डर बताओ, भाई साहब मोलालिटी भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हो गई, तो भाई साहब ये इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा सर 3 to 1। लेकिन सर एग्जैक्टली कल भी ऐसा ही बॉइलिंग पॉइंट का कर्व आ रहा था, मोलालिटी का कर्व आ रहा था, लेकिन आज एक चीज अपने पास थोड़ा ध्यान खोल के सुनना, सर डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा किसका डिप्रेशन में जा रहा है 3 का, सबसे ज्यादा किसका डिप्रेशन में जा रहा है 3 का। सर मैं एक काम करता हूं, ये 3 पॉइंट्स बना देता हूं, सर सबसे ज्यादा गैप किसके अंदर है, इसके अंदर, फिर उसके बाद इसके अंदर, फिर उसके बाद इसके अंदर, यही है ना 3 गैप। सबसे ज्यादा डिप्रेशन थर्ड वाले का, फिर थ्रू वाले का, फिर 1 वाले का। सर उसके हिसाब से मोलालिटी का ऑर्डर आपने बता दिया, लेकिन सर अगर मैं पूछता हूं फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, अगर मैं पूछता हूं ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछता हूं सर चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड का ज्यादा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर कोई पूछे, सर फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, सर एक बात बताइए फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। सर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, सोच लो, पहले एक काम करो तुम सोच लो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। मान लो अगर मान लो एक काम करते हैं, मान लो ये 0 है तो इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -4 और इसकी वैल्यू -6। सर इन -2 -4 और -6 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, -2 है ना। सर याद रखना डिप्रेशन किसमें ज्यादा है, इसमें 6 का डिप्रेशन है, इसमें 4 का डिप्रेशन है, इसमें 2 का डिप्रेशन है। सर डिप्रेशन थर्ड वाले का ज्यादा होगा। सर ये ऐसी वैल्यू लेके समझा रहा हूं, आप ये देख लो सर डिप्रेशन भले किसका ज्यादा होगा थर्ड वाले का, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सर फर्स्ट का, फिर सेकंड का और फिर थर्ड का, फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। सर यहां पे इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए मैंने कल नहीं आज कराया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो। सर मैं एक सिंपल सा नोट करके लिख भी देता हूं आपके लिए कि सर अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाए, डेल्टा टीबी, मोलालिटी और टीबी का ऑर्डर सेम रहेगा, टीबी का ऑर्डर, सर इनका ऑर्डर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेकिन सर डेल्टा टीएफ
मोलालिटी का ऑर्डर जो होगा, डेल्टा टीएफ मोलालिटी का जो ऑर्डर होगा, जो इनका ऑर्डर होगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स चल रहे होंगे, इनवर्स विथ ईच अदर। सर ये याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि सर देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि डिप्रेशन कितना होगा, ये बता रहा है सर उसके हिसाब से मोलालिटी, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट। क्यों? अरे तू डिप्रेस ज्यादा कर गया तो तेरी वैल्यू निगेटिव ज्यादा हो गई ना भाई साहब, आपकी वैल्यू निगेटिव ज्यादा हो गई। अब मैं थोड़ा कम निगेटिव हुआ, -10 हुआ, तुम -20 हो गए, तुम्हारा पड़ोसी -30 हो गया, तो सर डिप्रेशन तो उसमें बहुत दिख रहा है, अच्छी बात है, -30 तक डिप्रेस हो गया। लेकिन सर अभी -10, -20 और -30 में अगर कंपेयर करोगे तो सर कौन सा ज्यादा होगा? 1 वाला, -10 वाला ज्यादा होगा, फिर -20, फिर -30। अच्छी बात है, आप डिप्रेशन करोगे उसका फायदा हम लोग उठाएंगे भी, हम लोग उसी का फायदा उठाने वाले। लेकिन सर आप ये देखो ना फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर जस्ट अपोजिट आएगा जो डेल्टा टीएफ और मोलालिटी के ऑर्डर के। पक्का? सर बॉइलिंग पॉइंट में टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसमें सब कुछ एलिवेट हो रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था। तो बढ़ने में क्या है कि सर आप 2 का चेंज करो, 4 का चेंज करो, 6 का चेंज करो, सर तीनों का ऑर्डर क्या आ गया? सेम। लेकिन यहां पे याद रखना कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ और मोलालिटी का ऑर्डर सर एक दूसरे के अपोजिट आएगा। ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर, इसका और इसका ऑर्डर, ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे होंगे। पक्का? श्योर है सर? यहां तक देख लो। अच्छा, किसने बोला सर एक बात बताओ, ये डिप्रेशन से फायदा क्या होता है? एक्चुअली इस डिप्रेशन से बहुत फायदा होता है। मैं एक कहानी बता देता हूं। आप सिंपल सा आप सोचो ना, आप जो पेट्रोल यहां लेते हो, आप अपने घर पे जो पेट्रोल लेते हो, आप लद्दाख चले जाओगे तो वहां पेट्रोल, या कश्मीर के किसी हाई हिल्स पे चले जाओ, बहुत आगे चले जाओ, बहुत ऊंचे हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाओ, पता है वहां क्या होने वाला है? वहां पे पेट्रोल अलग लेवल पे मिलेगा, यहाँ का पेट्रोल अलग होगा। वहां के पेट्रोल में गवर्नमेंट कुछ डाल देती है, इसलिए नहीं डालती, उसको मजा आ रहा है कि अरे पहाड़ों पे आए तो अब चलो आप अलग टाइप का पेट्रोल लो। एक्चुअली वहां डालना मजबूरी होती है गवर्नमेंट की। उसमें डाला जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। एंटी फ्रीज क्यों? क्योंकि अगर यहाँ का पेट्रोल लेके अगर वहां चले गए ना तो फ्रीज हो जाएगा, तो पेट्रोल जब जम जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी भाई साहब? अब मान लो ना, मान लो आप हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाना है, सैनिकों का खाना लेके जाना है, या वहां पे लोग जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ लेके जाना है, तो भाई साहब गाड़ी में तो पेट्रोल जम गया। गाड़ी में अगर पेट्रोल जम गया तो भाई साहब कैसे पहुंचेगा? तो फिर लोग क्या करते कि सर उसमें ना डाल देते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल पेट्रोल के अंदर ऐड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिप्रेस हो जाएगा। मान लो पहले वाटर, ये पेट्रोल मान लो -10 पे फ्रीज होता था, मान लेते -10 पे फ्रीज होता था, मतलब कश्मीर जाओगे -10 का टेम्परेचर होगा, जैसे ही जाओगे पेट्रोल फ्रीज हो जाएगा, तो सर गाड़ी चल नहीं पाएगी। जैसे ही मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया, जैसे ही मैंने, ठीक है -10 में फ्रीज हुआ, मुझे पता चल गया यार गाड़ी नहीं चल पाएगी, मैंने क्या किया, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया। इथाइलिन ग्लाइकॉल डालूंगा, उसका टेम्परेचर मान लो डिप्रेस हो कहां चला गया? -30 चला गया। तो सर अब -10 टेम्परेचर पे मेरा पेट्रोल तो फ्रीज नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि सर -30 है, -30 और कम करोगे, -30 पे आओगे तब जाके मेरा पेट्रोल फ्रीज होगा। तो गवर्नमेंट ये स्कीम चलाती है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है पेट्रोल में, पानी, इन सब में, मतलब पानी में नहीं, उसमें, कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाया जाए ताकि वो फ्रीज ना हो, हाई एल्टीट्यूड्स पे वो फ्रीज ना हो। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे भाई पेट्रोल फ्रीज हो गया, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, सारा खत्म हो जाएगा। तो सर वहां पे हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन यूज करते हैं। आपने किसके यूज करने के लिए? कि सर हम लोग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल के। इथाइलिन ग्लाइकॉल डालेंगे, पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, फ्रीज नहीं होगा। अब मान लो -50 कर दिया मैंने, पेट्रोल पहले -10 पे फ्रीज हो रहा था, अब -50 कर दिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल खूब डाल दिया, तो कितना चला गया? -50। अब तुम चले जाओ, -40 भी टेम्परेचर हुआ रात का अगर, तो सर तब भी पर गाड़ी का पेट्रोल क्या होगा? फ्रीज नहीं होगा। तो वहां का पेट्रोल कंपोजिशन और यहाँ के पेट्रोल कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं, दोनों के अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पे एक्सट्रीम कंडीशन में रहते, तो वहां पेट्रोल को अगर बचाना है तो वो लोग क्या करते? इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर देते हैं। पक्का? तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डाल के। तो इसको ना मैं एक सिंपल से एक लाइन लिख देता हूं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? तो सर इसको बोलते हैं कि सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, एडेड टू सॉल्वेंट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम हो जाएगा उतना कम करने की कोशिश करेंगे, जहां जाना है उसके हिसाब से गवर्नमेंट या लोग वहां पे उसके हिसाब से इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर देते हैं। सर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हम लोग बना देते हैं किसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इथाइलिन ग्लाइकॉल का किसके साथ? पेट्रोल के साथ, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो।
पक्का। तो डिप्रेशन का मतलब समझ जाओ, जितना डिप्रेस हो गया और अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब दवाए जा रहे हैं सर, एंटीथाइलिन ग्लाइकोलिज डाल दिया सारा सारा, वैसे भी नहीं होता, थोड़ा सा डालते, सॉल्यूट है मतलब कम अमाउंट में डाल रहे होंगे। पक्का। अच्छा, फिर किसने बोला सर एक बात बताओ, एक बात और बताओ, अगर सेम सॉल्यूशन है, अगर सेम मोलल सॉल्यूशन है, सेम मोलल सॉल्यूशन है, अगर सेम मोलल सॉल्यूशन है, सर डेल्टा टी एफ क्या होगा? अब दोनों का फॉर्मूला पता है तो के एफ इंटू एम। सर डेल्टा टी बी क्या होगा? के बी इंटू एम। अगर मोलालिटी सेम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इज नथिंग के एफ अपॉन के बी, ये लिख सकता हूं। तो सॉल्यूशन में ये भी बात यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों का फॉर्मूला सेम है, मोलालिटी मोलालिटी कैंसिल आउट हो गया, के एफ अपॉन के बी हो गया, एंजॉय करते रहो। पक्का। तो सर फ्रीजिंग पॉइंट के सर एक तो हो गया न्यूमेरिकल्स, एक हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। सर ये सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस की ग्राफ का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, यूज करते रहिए। और सर कॉन्सेप्चुअली आप ग्राफ के क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए। पक्का। अब सर देख लो, क्वेश्चंस करना शुरू करें क्या? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सर इसका क्वेश्चन देखें क्या? जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केबी की वैल्यू दी हुई है, केएफ की वैल्यू बेंजीन की दी हुई है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है सर, अगर मोलालिटी, अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये क्वेश्चन तो मेरा हर एक स्टूडेंट कर लेगा, चलो भाई करो। डेल्टा टी एफ पूछ रहा है तो सर क्या हो जाएगा? के एफ इंटू एम। सर ये कितना है? 5.18 और ये कितना है? 0.78, यही है शायद 0.078, सॉरी 0.078, 0.078। सर कैलकुलेट करो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि 0.85 का अगर करता हूं तो मुझे लगता है कि कितना हो जाएगा? 5.12 इंटू 0.078, अगर इसको करते तो 0.4 के आसपास पहुंच जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.4 केल्विन। देख ले भाई, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम हॉल में छोड़ना नहीं है, भिड़ जाना है। भाई ला भाई क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग विद इन सेकंड कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो विद इन सेकंड कर लेंगे। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई साहब। आपको लगता हो, मैं बार बोलता हूँ ना, जो पढ़ रहे देख, बहुत हाई फाई चीजें नहीं आती, अच्छी चीजें आती है, विद इन सेकंड करनी होती है बस। सोच ले, ये एग्जाम में आए तो कितना मजा आ जाएगा। आए हुए क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अब इतना तगड़ा क्वेश्चन दे दिया, अरे सर ये क्या होगा? देख ले अपने पास, 1 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूट एडेड टू 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, इफ द बेंज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF is given, what will be the freezing point? freezing point depression will be lowered by, सर डेल्टा TF पूछ रहा है। सर डेल्टा TF कैसे निकालेंगे हम लोग? डेल्टा TF कैसे निकालते हैं? तो सर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? KF इंटू एम, या फिर सर अगर यहाँ पे मोलालिटी नहीं दी गई है तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था मैंने, सर थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला लिखा था 1000 अपॉन W1। श्योर है? तो देख ले अपने पास, डेल्टा TF की बात करता हूं, डेल्टा TF सर निकालना है। KF की वैल्यू कितनी दी है? KF की वैल्यू कितनी दी गई है? KF की वैल्यू 5.12 है, KF की वैल्यू 5.12 है, 5.12 इंटू W2 कितना है? 1। सर मोलर मास कितना है? 250 इंटू 1000 अपॉन, सर इसका बेंजीन का मास कितना दिया है? 51.2। सर सब कुछ आपको अप्रोक्सीमेटली, सर ये 4 टाइम्स हो गया, सर 5.1 से ये कितना हो गया? 10 टाइम्स, 4/10, और कितना हो जाएगा? 0.4 केल्विन। इसका भी चेंज कितने का आ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट कितने से डिप्रेस करेगा? 0.4 केल्विन से। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितने से होगा? 0.4 केल्विन से। हो गया, निकालते रहो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, पूछने का बस तरीका अलग अलग है, क्वेश्चन उसी टाइप के, बस पूछने का तरीका अलग अलग बताया जा रहा है। श्योर है सर? देख लीजिए। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो कैसे मजे ले रहा है, वो बोल रहा है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन जो होता है फ्रीज कर रहा है इतने पे, नॉर्मली इतने फ्रीज कर रहा है, बट इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिखा रहा है? 3.55। मतलब सर फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज कितने का है? फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज कितने का है? सर आप पहले इतने में फ्रीज होते थे, अब आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसको सर कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा? सर ये कितना आ जाएगा? इतने का चेंज। अच्छा कोई बोले सर कल भी बताया है, आज ही बता रहा हूं, चेंज सेल्सियस में लो चाहे डिग्री केल्विन में लो, सेम आने वाला है। तो सर आप चाहो तो वो हमेशा सेम आएगा। डेल्टा TF की वैल्यू दी गई है, सर डेल्टा TF की वैल्यू दी गई है, KF निकालना है और मोलालिटी भी दी गई है, तो सर डेल्टा TF इज नथिंग KF इंटू एम। सर KF की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा TF अपॉन एम। डेल्टा TF कितना है? 1.9। डेल्टा TF कितना है? 1.9, और ये कितना है? 0.3
0.374। सर इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0.3 को अगर 6 के आसपास मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वही आंसर आ जाएगा 5.08। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1.9 अपॉन 0.374, 0.374, 5.08 एग्जैक्टली आ रहा है, तो 5.08 हो गया। आंसर निकालते रहो। यूनिट पता ही है आपको, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स हो गया। तो सर इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इसको बस इस तरह से उठा के देख लो। बस ये ध्यान रखना कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू केएफ इंटू एम, अब उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया उसके हिसाब से क्वेश्चंस कर लो। पक्का? चल भाई अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये थोड़ा सा खतरनाक सा है। खतरनाक सा क्यों, इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क भी करवाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि सर इसका रीजन है। देखो ये क्या बोल रहा है, अब दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो चुका है और एक बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो चुका है। फिर से दो कॉन्सेप्ट मिक्स। जब भी दो कॉन्सेप्ट मिक्स होना बेटा अलर्ट मोड पे आ जाया कर। कैसे? ये क्या बोल रहा है कि सर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बॉइल्स एट दिस। सर पानी बताओ, पानी कितने पे बॉयल होता है? 100 पे। कितने पे ये बॉयल हो रहे हैं भाई साहब, कितने पे हो रहे हैं? 100.52 पे। इसका मतलब कि सर 100 से कितने का चेंज है आपका, डेल्टा टीबी कितने का है? इतने का है। अच्छा सर केबी कितना दिया गया है? अच्छा यहाँ पे केबी एक चीज मिसिंग है, क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, ये गिवन होगा। आप केबी ऐसे वाटर का याद रख सकते हो, केबी वाटर का 0.52 होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। ऐसे एग्जाम में दिया होगा, मैंने यहाँ गलती से छूट गया है। केएफ ऑफ वाटर याद रख सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ एग्जाम में ऐसे गिवन होगा, कोई इसको लेके अब मतलब टेंशन मत लेना कि सर ये गिवन होगा। सर डेल्टा टीबी दिया है, मेरे से क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। मतलब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ, यही निकालना पड़ेगा। अच्छा सेम सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन है तो सर इसके केस में अभी जस्ट सेम सॉल्यूशन में क्या होता है, के एफ इंटू एम। सर यहां पे क्या होगा, के बी इंटू एम। तो एक काम कर देते हैं, सेम सॉल्यूशन है तो डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, सर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0.52 अपॉन डेल्टा टीएफ। सर ये किसके इक्वल होगा, के बी अपॉन के एफ। सर के बी अपॉन के एफ, के बी की वैल्यू दी गई है, सर कितना दिया गया है, 0.52 अपॉन डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, के बी की वैल्यू कितनी है, 0.52। सर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1.86। सर कैलकुलेट करेंगे यहां से डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा, 1.86। अब यहां पे बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। एक तो ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट को लेके बैठा है, ऐसी स्टार मार्क्ड है। उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली है। सर 1.86 आया, फटाफट कुछ लोग होंगे थर्ड ऑप्शन टिक कर देंगे, नहीं करना है। सर मैंने क्या बोला, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहो, इसलिए स्टार करवा रहा हूं कि सर क्वेश्चन से सीखो। ये लर्निंग क्लास चल रही है, कल फिर जब खजाना खुलेगा तो उसमें क्वेश्चंस निकलेंगे और वहां पे ये गलतियां नहीं करनी है। सर सीखो अपने पास। डेल्टा टीएफ निकाला 1.86, तुम अगर टिक कर गए 1.86 समझ जाओ वही गलती हो गई। क्यों? क्योंकि सर एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, वो क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। वो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है फ्रीज कितने पे होगा। सर ये तो क्या निकाला आपने, चेंज निकाला ना। फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना होता है, सर याद रखो, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोला जा रहा है। सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सर पहले कितने पे। अच्छा एक बात बताना, फ्रीजिंग पॉइंट सर पहले कितने फ्रीज होता था, 0 पे। अब सर एक बात बताओ, कितने से डिक्रीज कर रहे हो तुम, 1.86 से। तो सर अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1. माइनस क्यों किया, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। प्लस कब करता, जब बॉइलिंग पॉइंट होता, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेस होता है। तो सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड वन। सर ये क्वेश्चन आंख बंद करके स्टार मार्क करो और इसको दोबारा तिबारा करते रहना टिल योर एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। एक तो पहले ये नहीं सोच पाएंगे कि दो कॉन्सेप्ट मिक्स कैसे हो रहा है। पहला ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा है। दूसरा कि सर डेल्टा टीएफ आया, अगर आपने आंसर थर्ड टिक कर दिया आप -1 आ जाएंगे। आपको आता हुआ क्वेश्चन सिली मिस्टेक से क्या हो जाएगा, सर जहां +4 थे वहां -1 पे पहुंच जाएंगे। वो काम नहीं करना है। सीधा सीधा फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, सर ये डेल्टा टीएफ आया, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इतने से डिक्रीज हो जाएगा। तो भाई एग्जैक्टली फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, पहले कितने फ्रीजिंग पॉइंट था, 0 पे, अब कितना हो गया, -1.86 हो गया। तो ये देख लो अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकाल सकते हो। श्योर हो, पक्का सर। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयार रहो भाई साहब। ऐसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं, प्लस आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, मैं सर के साथ साथ सीख रहा हूं। सीखने का मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको आ जाएगा तो फिर क्या ही सीख रहे हो।
आप सीखने का मतलब होता है कि हाँ यार ये अच्छा, ये चमका, हाँ यार ये सर सही हो रहा है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये जो चीज आती है ना, ये जो फील आता है, यही हमें करना है। क्योंकि जब अभी ये लर्निंग प्रोसेस में आप नहीं सीखो तो फायदा क्या है? अगर आपको सब कुछ आ रहा है, आता है, तो फिर क्या ही रहा? फिर इसका मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बोलो सारे को कोई क्वेश्चन टेस्ट दे रहे हो, पता चला सारे क्वेश्चन सही हो रहे, तो सर या तो दो ही चीजें होंगी, या तो उस क्लास में सबसे ज्यादा टॉपर आप ही हो फिर, या फिर हो सकता है कि भाई आपको कोई बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भाई यही है, खुश रहो खुश रहो। इसलिए बोलता हूँ हमेशा रियल क्वेश्चंस पे जाओ। मैंने शायद कल परसों ही हमने किया है नीट वाले क्वेश्चन, नीट वाले रियल क्वेश्चंस किया, सबने विद इन सेकंड भी किया है, ठीक है ना। मुझे बहुत प्राउड हुआ कि हाँ यार ये सब लोग सही चल रहे हैं, ठीक है ना, सही अच्छे से मोमेंटम लेके चल रहे हैं। तो देख ले भाई, तेरा थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सिमिलर था सेकंड की तरह। पहले हमने क्या पढ़ा? डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर क्या पढ़ा कि सर वेपर प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज। उसका ग्राफ पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। फिर बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन था, वो प्लस हो रहा था, लेकिन सर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट किया तो साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिप्रेशन में चला गया। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में गया, सर कितना डिप्रेशन में गया, कैसे निकालेंगे? तो ये भी सेम फॉर्मूला लेके जाएगा, डेल्टा टीएफ इज मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यहां से हमने ये क्वेश्चंस किए, इन दोनों को मिक्स किया। उससे पहले वाले में क्या किया था? उन दोनों को मिक्स किया था। अब एक लास्ट चीज, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो बहुत सुंदर सी चीज है भाई साहब, बहुत सुंदर सी चीज है, और वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इसीलिए सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। पहली बात बता दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, लेकिन ये पाई सर मैथ्स का पाई मत पुट कर देना, क्योंकि कितने लोगों को मैंने देखा हुआ है, कितने लोगों को देखा है कि न्यूमेरिकल में पता चला इस पाई की वैल्यू पुट कर गए, बोल रहे हैं सर सब कुछ तो दिया है, निकालना क्या है? भाई मैथ्स का पाई नहीं है जिसकी 3.14 वैल्यू नहीं होती, या 22/7 नहीं लेनी है, क्योंकि सर वो 22/7 पाई अलग था, ये अलग है। तो इसको मतलब काउंट मत करो कि हाँ सर ये चीजें हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, सर ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पाई से। अच्छा ये हो गया। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? इतना क्यों इसको हम ज्यादा, तीनों अभी तक के चारों में सबसे बेस्ट वन होता है, सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कुछ भी मेजर करने का, ऐसा क्यों? तो पहले इसको समझने से पहले, इसको डेफिनेशन लिखने से पहले एक बेसिक सी चीज पहले बताओ। सर सबने सेल पढ़ा होगा बायो के अंदर, ऑस्मोसिस करके एक चीज पढ़ी होगी। ऑस्मोसिस क्या होता है? सर ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो ऑस्मोसिस ना, याद रखे ना, किसको बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane। इसको हम लोग शॉर्टकट में, आपने बायो में ये चीजें पढ़ी भी होंगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हमारा सेल वॉल होता है, हमारे पास जैसे किडनी है वो डायलिसिस करता है तो उसी के ऊपर बेस्ड होता है। सर सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सर ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ कौन फ्लो करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। कहां से कहां? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। कहां से कहां? अब देख भाई, अगर आपने बायो में पढ़ा होगा और आपको याद है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो अपने पास, यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि यहां पे अलग अलग तरीके से मूवमेंट को दिखाया जाता है। मैं एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं आपको, एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं। आप ना अगर केमिस्ट्री में पूछोगे तो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। ये पता है सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां मूव करता है? सर सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है प्योर सॉल्वेंट टू, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है प्योर सॉल्वेंट टू सर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। कहां से कहां मूव करता है? प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। लेकिन किसने बोला सर एक बात बताओ, मैं तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पढ़ के बैठा हूं, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात कर लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट है मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब सर यहां बोल सकता हूं कि सर कहां से कहां मूव कर रहे हो आप? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सर सॉल्यूशन में जाओगे तो कुछ तो आपका कॉन्सेंट्रेशन कम ही होगा ना, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सर देख लो, सेम चीज को डिफाइन करना है तो अगर केमिस्ट्री में कोई पूछे तो प्योर सॉल्वेंट किधर फ्लो करता है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। सर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से सॉल्वेंट किधर मूव करता है? लो कॉन्सेंट्रेशन। एक और चीज भी लिख सकता हूं, देख भाई क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मेरे से अगर कोई पूछे एक ही डेफिनेशन लिखो तो मैं पहला वाला डेफिनेशन लिख के शांति से बैठ जाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग भाई सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन बोलते हैं। प्योर सॉल्वेंट है मतलब वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा। लो ऑब्वियस सॉल्यूशन में जाएगा तो वहां कम हो जाएगा। एक बात बताओ, प्योर सॉल्वेंट है तो यहां ये भी तो लिख सकता हूं कि सर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी तो कोई बंदा लिख सकता है ना सर, जहां इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई वहां उसका कॉन्सेंट्रेशन लो, और जहां इनका लो वहां पे क्या हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सर आपको जो मर्जी आए, जो जहां से जो समझ में आए, इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लीजिएगा। मैं आपको सजेशन देना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगा, क्यों, क्योंकि सर इसको प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब पूरा 100% क्या है, सॉल्वेंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो सर इसका क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा ना सर। एक सिंपल सी ऑस्मोसिस क्या होती है मैं आपको यहां बता देता हूं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि सर यहां पे अगर आपके प्योर सॉल्वेंट रख रखा है, प्योर सॉल्वेंट रख रखा है, और इधर क्या है, सॉल्यूशन, और बीच में क्या लगा रखा है आपने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपने एसपीएम लगा रखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने लगा रखा है, तो पता है कुछ देर बाद क्या होता है सर, इधर से इधर की तरफ जो मूवमेंट होती है, ये जो मूवमेंट होती है किसकी, याद रखना किसकी मूवमेंट, सॉल्वेंट की, इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑस्मोसिस। सर इसी को हमने बायो में पढ़ा होगा कि सर जाइलम फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे अपने पास सेल्स, कैसे कभी रेजिन्स को डाल दिया पानी में तो क्या होने वाला है, या कहीं पे जाता है बॉडी के अंदर कि सर स्किन पे क्या हो रहा है, पानी में बहुत देर तक स्किन को रखेंगे तो क्या होगा। तो सर ये क्या है, ऑस्मोसिस ही तो है। कहां से कहां की मूवमेंट को बोलते हैं, प्योर सॉल्वेंट टू किधर मूव करने को बोलते हैं, सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन को मूव करने को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सर प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सर उसको चाहे तो ऐसे लिखिए, चाहे तो ऐसे लिखिए, मेरी तरफ से पूछेंगे मैं बेस्ट इसको याद करके एग्जाम हॉल में मैं इसको लेके जाऊंगा। क्यों, क्योंकि सर हो सकता है आप बायो से याद कर लें, जैसे भी आपको याद करें, मेरे से कोई पूछेगा केमिस्ट्री में, मैं ऐसे याद रखने की कोशिश करूंगा। ऑस्मोसिस यहां से इस साइड की मूवमेंट को बोलते हैं, किसके मूवमेंट को, सॉल्वेंट के मूवमेंट को। पक्का, तो सर ये ऑस्मोसिस हो गया। अब लोगों को आया कि भाई ऑस्मोसिस को रोकना है, हमें नहीं फ्लो कराना, हम चाहते हैं ऑस्मोसिस रुक जाए। तो ऑस्मोसिस रुकने के लिए, ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड एज, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज नथिंग, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सर जो प्रेशर आप किसको, सर ये मूवमेंट को आप चाहते हो ब्लॉक करना, ये नहीं चाहते हो आप हो, ये मूवमेंट नहीं चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, और जब प्रेशर लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सर जो ऑस्मोसिस था, जो नेचुरली मूव कर रहा था इधर से इधर, अपने आप ही मूव कर रहा था, उसको मैं चाहता हूं नहीं 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 भाई मूवमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो उसको रोकने के लिए क्या करूंगा, एक प्रेशर लगाऊंगा, और वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में एक और बात बताऊं, ये जो पाई होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, सर अभी तक आपने 3 पढ़ लिए, अभी तक आपने 3 पढ़ लिए, ये इसीलिए हाईलाइटेड है क्योंकि इसका एक रीजन और पता चलेगा। अभी तक आपने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहले वाले में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन के इक्वल था। सर सेकंड वाले में डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीवी, तीनों में, दोनों में मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल था। ये पहला ऐसा बंदा है जो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। और सर ये साथ में इसके फॉर्मूले में सर पहली बार ऐसा होगा कि आप क्या लोगे, सर कॉन्सेंट्रेशन लोगे, कॉन्सेंट्रेशन। अब बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन को क्या, सर इसको हम लोग मोलैरिटी में लेने वाले, पहला ऐसा बंदा है जिसका सर मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर भी होता है किसमें, केल्विन स्केल में। याद रखना हमेशा केल्विन स्केल लेना है भाई साहब, कहीं भी गलती से डिग्री सेल्सियस मत ले लेना। तो सर पाई जो होगा, सर अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो इसका फॉर्मूला आ जाता है पाई इज नथिंग CRT, where C is concentration, R is universal gas constant, R is universal gas constant, universal gas constant, और इसकी वैल्यू हो जाती है सर 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, जब सब कुछ SI यूनिट में हो, मतलब प्रेशर पास्कल में हो, ये जूल्स में लेना है। अगर थोड़ा सा भी 0.082 ले लीजिए, जब ATM में हो तो उससे क्या होगा, आपके कैलकुलेशन आसान होगी। सर आर की वैल्यूज ना आप चाहो तो सर 0.082 लीटर, इसको ना मैथमेटिकली चाहो तो 25/3 ले सकते हो, और इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन अगर इजी करनी है तो आप सर 25/3 ले सकते हो, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि 8.314 की कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना, डिवीजन करना, थोड़ा मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर प्रेशर ATM या बार में भी होगा ना तो आप हमेशा 0.082 ले लो।
क्यों? और वो भी मत लेके 1/12 लिया करो, उससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। क्योंकि सर ये लोगे, इसका मल्टीप्लाई अगर 10 से भी करना हो गया तो बैठे रहे, सर 12 से करना हो गया और बैठे रहे, वहां डायरेक्ट आ जाएगा। तो उसको कितना ले लो 1/12, इसको कितना ले लो 25/3। सर सी क्या है? सर सी क्या है? मोल्स पर लीटर, इसका यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर, इसका टेम्परेचर ये क्या है? केल्विन। हो गया। अब पुट करके ये ऑस्मोटिक प्रेशर उसके हिसाब से निकाल दो। किसने बोला नहीं सर थोड़ा बड़ा फॉर्मूला बताओ? लो भाई, मोल्स पर लीटर को कैसे निकालते थे? याद करो, हमने शुरुआत में क्या पढ़ा है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम किस में ले लेंगे? अगर मैं बोलूं वॉल्यूम किस में ले लेंगे? सर वॉल्यूम ml में ले लें, तो ये कॉन्सेंट्रेशन था शायद। तो सर किसने बोला सर पाई की वैल्यू निकाल दो? तो पाई की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकता हूं, W2/m2 इंटू 1000/V। श्योर है सर? देख लीजिए, सब कुछ अपने पास, सब कुछ कर सकते हैं यहां से। सर पाई की वैल्यू W2/m2 1000/V इंटू आर इंटू टी, करते रहिए। सर पाई की वैल्यू यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी का फॉर्मूला यही तो था, याद करो ये सब चीजें भाई, अब भूलना मत, क्योंकि चैप्टर अब एंड होने पे आ रहा है। अब पीछे की चीजें, ऐसा नहीं कि पहली क्लास भूल गए। कोई अगर डायरेक्ट बीच क्लास में आया तो भाई उससे रिक्वेस्ट है जाके पीछे देख, हमने पहले 2 क्लास 3 क्लास सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कराए। किसी को लगता हो भाई इसी के लिए, एज अ टीचर मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का 11th में ये चीजें याद नहीं होंगी, इसलिए मैंने शुरुआत में सब कुछ रिलेशन भी लिखवाया है, डेरिवेशन भी 1-2 का कराया है। तो सर ट्राई करना ये सब। श्योर हो? अच्छा, किसने बोला सर ये बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकाल तो दिया, C इंटू आर इंटू टी, इतना भाव क्यों दे रहे हो इसको? आपने क्यों बोला आपने कि ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को सबसे ज्यादा प्रेफर पता है क्यों करते हैं? एक सिंपल चीज बताता हूं। अच्छा तुम बोलो, पहले एक चीज बताओ, तुमने सर क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने एक चीज बताई थी कि मोलैरिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो सर उसीलिए हम नहीं काउंट कर रहे थे, लेकिन इस वाले में तो आपने काउंट कर लिया। सर हमने मोलैरिटी को क्यों बोला था? हम मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं, मोल फ्रैक्शन को प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसलिए अभी तक के जितने फॉर्मूले आए थे, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे डेल्टा टीवी हो, चाहे डेल्टा टीएफ हो, सबके अंदर क्या आ रहा था कि सर मोलैरिटी आ रहा था, मोल फ्रैक्शन आ रहा था। ये पहला ऐसा फॉर्मूला आया जिसमें कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर आया, वॉल्यूम का टर्म आ गया। क्यों ले लिया भाई? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया तुम्हारे अंदर? क्यों? क्योंकि सर सामने क्या है? टेम्परेचर। सामने क्या है? टेम्परेचर मल्टीप्लाइड है। अगर भाई तुम बोलते हो टेम्परेचर चेंज करूंगा, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो सर कॉन्सेंट्रेशन भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो सर इसीलिए कॉन्फिडेंटली हम लोग ये फॉर्मूला रख सकते हैं। दूसरा, पहला तो हो गया टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन। याद रखना कि सर ये दोनों आपस में अगर ये चेंज करो तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए पाई की वैल्यू। दूसरा, सबसे ज्यादा इसको प्रेफर क्यों करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर प्रेफर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर इसको ज्यादा प्रेफर क्यों करते हो आप लोग? मोर प्रेफर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर किसी का मास कैलकुलेट करना है, किसी भी मोर प्रेफर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसकी वैल्यू ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है? पाई इज इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी। अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी चेंज किया तो पाई की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू टी से मल्टीप्लाई होगी। टेम्परेचर तो सर 0 डिग्री सेल्सियस भी हुआ तो कितना होता है? 273। तो सर आर इंटू टी इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा देगा। मतलब इसमें क्या होता है कि सर ये क्या करेगा? सिग्निफिकेंट चेंजेस देगा, सिग्निफिकेंट चेंजेस देता है when concentration changes by minute quantities, माइन्यूट वैल्यू। अगर कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा भी चेंज करोगे ना तो ये सर इसके अंदर चेंजेस बड़े आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी चेंज करोगे, आर इंटू टी से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी आएगी। अगर मैं बोलता हूं किसी को कि भाई एक बात बताओ, अच्छा दूसरी बात, ये क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। पहले वाले में क्या था सर? इससे पहले 3 लोग थे सर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें मतलब सर पहले का प्रेशर देखो, फिर बाद का प्रेशर देखो, चेक करो। सर पहले का बॉइलिंग पॉइंट देखो, बाद का बॉइलिंग पॉइंट देखो, उसके अंदर चेक करो। पहले का फ्रीजिंग पॉइंट देखो, बाद का फ्रीजिंग पॉइंट करो, फिर चेक करो। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? तो सर इसमें क्या होता है? सीधा सीधा सर कॉन्सेंट्रेशन डालिए, आर डालिए, टेम्परेचर डालिए, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट निकाल लीजिए। वो सारे लोग क्या थे? रिलेटिव क्वांटिटी थे। वो सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसी के रिस्पेक्ट में चेक हो रहा था कि सर अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया, सर वेपर प्रेशर इतना कम हुआ, किसी के रिस्पेक्ट में था। तो वो सारी क्वांटिटीज क्या थी? रिलेटिव क्वांटिटीज थी। ये पहला ऐसा बंदा है जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मतलब सीधा सीधा आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। हो गया, खुश रहो।
अगर आपको लगता है तो निकालते रहो, खुश रहो उसके हिसाब से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। अगर आपको प्रोटीन का, सर पॉलीमर्स का मास निकालना है तो सबसे ज्यादा इसी का, बायो के आप स्टूडेंट होना, आपके लिए तो सबसे ज्यादा यही यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का मास अपने आप थोड़ा आगे बोलेगा। प्रोटीन, इंसुलिन अपने आप आके बोल रहा हो कि भाई साहब मुझे पहचानो, मैं हूं इंसुलिन, मेरा मास इतना है। ऐसा नहीं होता ना। इंसुलिन के बारे में अगर इंसुलिन का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ऑस्मोटिक प्रेशर, अब कितने लोग होंगे ऑस्मोसिस जिनको बायो की याद आ गई होगी, जिनको नहीं याद है मैं एक चैप्टर बता देता हूं, सेल। सेल आपने 11th क्लास में किया होगा, वहां जाके देखेंगे आपको ऑस्मोसिस होगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ना दोनों में, केमिस्ट्री और बायो दोनों में आ सकता है ये ऑस्मोसिस वाला फंडा, बायो का खासकर जो सेल वाला फंडा है, कहां सेल श्रिंक करता है, कहां सेल अपने को स्वेल करता है, ठीक है ना, वो बायो में आपने किया होगा, आप वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे किसने बोला सर केमिस्ट्री में इसका और क्या रोल है? सर केमिस्ट्री में एक दो वर्ड्स होते हैं, अगर आप दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, अगर दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो लोग क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसने बोला सर अगर किसी का एक का ज्यादा हो गया तो सर किसी एक का ज्यादा हुआ, जिसका ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब बहुत सारे बायो को याद आ गया होगा कि सर ये कहां पढ़ा है हमने, सर क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा सेल में हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक, और ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब सर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे से ज्यादा है और जिसका कम होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। सर सेल में जो मूवमेंट होती है, जैसे कोई बोलता है कि रीजन्स कब तक अपने को, कब तक फूलेगा, कब तक स्वेल करेगा, ये एक चीज कब तक होगी? जब तक सर दोनों का आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं बन जाता। सर मूवमेंट तब तक होती रहती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट तब तक होती रहती है जब तक इन दोनों के बीच में क्या नहीं बन जाता? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, आइसोटोनिक नहीं हो जाता। श्योर है सर? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। केमिस्ट्री में मेरा इसका काम ज्यादा है, बायो में आप हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को जानते हो, ठीक है ना, वहां पता चलता है कि अच्छा हाँ भाई मूवमेंट इधर जाएगा, जाइलम में, फ्लोएम में, सेल में, तो वो वहां पे बायो के लिए, मेरे लिए काम का ये है आइसोटोनिक, ठीक है। एक काम करेंगे सब लोग, बायो का जाके आज रिवाइज करेंगे, और नहीं तो फिर एक काम करना, अपने पास एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें एक दो वर्ड यूज किया हुआ है, एडेमा वर्ड यूज किया गया है, बायो के टर्म यूज किए गए, आप उसको पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं बायो से लेंगे, पहले बायो रिवाइज कर लेना, क्योंकि बायो में ये सब क्वेश्चंस बहुत कराए गए होंगे कि किधर से किधर का मूवमेंट हो रहा होगा, कैसा सेल श्रिंक करेगा, कैसा सेल वो होगा, स्वेल कब करेगा, तो उसको करके देखना अपने पास। उसके बाद फिर एक बार एनसीईआरटी केमिस्ट्री वाली पढ़ लोगे, पता चल जाएगा कि सर जो मैंगो पिकल्स होते हैं, जो अचार होती है, सर रॉ मैंगो क्यों अपने पास सिकुड़ जाते हैं, अगर हम उसको ऐसे रख दें तो क्यों, या दुकानों में देखा होगा वो बार बार सब्जियों के ऊपर क्या कर रहा होता है? पानी मार रहा होता है। मैंगो फ्रूट्स के ऊपर क्या करता है? वाटर मार रहा होता है। क्यों मार रहा होता है? तो ये सब चीजें बायो के आप मतलब चीजों को रिलेट कर सकते हो कि रॉ मैंगो ऐसा क्यों करता है, चाहे प्रोटीन्स ऐसा क्यों करते हैं, वो सब चीजें वहां देख सकते हो। पक्का मेरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां बनेगा, आइसोटोनिक या फिर इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल। दूसरा सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, किसको रोकने के लिए है? ऑस्मोसिस रोकने के लिए। ऑस्मोसिस नहीं होगी उसको रोक दिया जाए, इसी के लिए हम प्रेशर लगाएंगे और उस प्रेशर की वैल्यू इतनी होती है। पक्का? चलो भाई अब देखो मेरे पास क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो सर पहला क्वेश्चन बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 300 केल्विन। सर एक बात बताइए मुझे, सर क्या दिया गया है क्वेश्चन में? सब कुछ ही तो दिया गया है, तो सीधा सीधा पाई की वैल्यू तो निकालनी है। पाई क्या होगा? CRT। सर सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.2। आर की वैल्यू 0.082 कह रहे हैं, मैं कितना ले रहा हूं? 1/12। क्यों? क्योंकि इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सर ये 1/12 सीधा सीधा कैलकुलेशन करूं तो इसको 2/10 कर सकता हूं। 2 से ये कितना गया? 6, 6 से ये कितना गया? 50, और सर 0 से 0 पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, सर देखना आप ध्यान से, कोई भी ऐसे अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 5 ATM। सर बोलोगे 5 तो है ही नहीं, 4.92 तो है। सर आपने 5 क्यों नहीं लेके आए? अरे भाई एक बात बता, मैंने यहाँ राउंड अप भी तो किया, मैंने इसकी वैल्यू कितनी ले ली? मैंने इसकी वैल्यू 1/12 ले ली, सो दैट कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन आसान हो गई, 5 के आसपास वैल्यू देख लो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, 4.92 हो गया। सर एग्जाम में ना फास्ट कर सकते हो, अगर मैं 0.082 लेता तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लेते, तो मैंने क्या किया? उसको 1/12 ले लिया, उससे क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन फास्ट हो गई, आंसर फास्ट आ गया, अपना काम खत्म। तो सर ये न्यूमेरिकल्स में सीखना है कि सर कैसे टाइम सेव करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। पक्का 1/12 इसको ले सकते थे। चलो किसने बोला सर अगला क्वेश्चन दो? लो भाई अब सर आइस अपने पास
ये क्वेश्चन सर, इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा इस तरह क्वेश्चंस आ जाए, याद करो पहली क्लास में हमने यही तो किया था, मास बाय वॉल्यूम, ये भी किया था मास बाय वॉल्यूम। मुझे बताओगे सॉल्यूशन 1 जो होगा, अगर सॉल्यूशन ऑफ क्या ले रहा हूं, यूरिया ले रहा हूं, तो सर उसमें बताओगे, उसमें सर ऑस्मोटिक प्रेशर P1 जो होगा, या पाई 1 अगर मैं बोल देता हूं, पाई 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 10% W/V का मतलब क्या होगा सर, याद करो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मैं यहां ना लिख के, एक मिनट, पाई का फॉर्मूला याद करो, कितने लोगों को भी याद आ रहा है, अपने अपने नोट्स देखो, ये फॉर्मूला मैंने लिखा था क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा था आप सबको, ठीक है, तो ये हो गया, पाई की वैल्यू क्या हो गई, W2/M2, याद है, तो सर सेम चीज पाई 1 क्या हो गया सर, इसकी वैल्यू निकालोगे, 10 ग्राम क्या दिया है यूरिया, उसका मोलर मास कितना दिया है 60 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम 100 इंटू R इंटू T। सर सिमिलरली सॉल्यूशन ऑफ किसका है, ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में इसका पाई2 की वैल्यू, या इसको P2 लिखा गया है, क्या होगा 10, सेम 10% है, 10 ग्राम है, कितने में सर, इसका मोलर मास 180, वॉल्यूम कितना लेना है 100 इंटू R इंटू T। तुमसे ना वैल्यूज नहीं पूछ रहा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कंपेयर करके दिखाओ। कंपेयर कैसे करोगे, एक बात बताओ, इसका 10 सेम है, इसका भी 10 है, यहां 1000/100, यहां R इंटू T, सब कुछ सेम है, क्या डिफरेंस है, तो सर यहां पे एक वैल्यू है 60 और यहां पे एक वैल्यू है 180, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूले से देख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सर ये ऊपर है, ये कहां है नीचे है, तो मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो सर जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पाई2 शुड बी लेस देन पाई1। कोई कैलकुलेशन मत करो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा ऐसे ही गेस कर सकते हो। बाकी किसी को लग नहीं, मैं तो कैलकुलेट करके मानूंगा, कर ले भाई, कितना हो जाएगा करके देख ले, इसको कैलकुलेट करेगा ये कितना हो जाएगा, RT/6 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेगा ये कितना हो जाएगा, RT/18 हो जाएगा, देख ले, अब भी अपने को पता चल जाएगा। सेम चीज को 6 से डिवाइड कर, सेम चीज को 18 से डिवाइड कर, सर ऑब्वियस है इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तो पाई2 शुड बी लेस देन पाई1। अपना आंसर क्या हो गया, पाई2 शुड बी लेस देन पाई1 हो गया। सर आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जब मिले तो W/V, आपको W/V पहली क्लास में बताया जा चुका है कि सर इसका मतलब क्या है कि सर 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम यूरिया है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सर 10 ग्राम यूरिया है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो लोग भूल चुके हैं भैया नोट्स रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अब चैप्टर एंड पे आ रहा है, तो अब आपसे थोड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं कि पीछे की चीजें आपको याद हो, पक्का, तो सर पाई2 पाई1 से कम हो गया, श्योर है। अब देख लो ये सब चीजें हमारे पास हो चुकी हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हो चुका है, चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब मुझे किसने बोला कि सर एक बात बताओ और कुछ अच्छा क्वेश्चन दो, लो भाई अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दिया। अब सर ये क्या है, ये आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट दिया है, आइसोटोनिक, ये परसेंटेज का मतलब क्या है भाई साहब, जिंदगी में याद रखना, जब भी ये परसेंटेज दिया हो अपनी मर्जी से नहीं लिखा है तो W/V ले लो। क्यों लिया सर आपने W/V, क्योंकि सर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मास और वॉल्यूम चाहिए, मास किसका चाहिए, सॉल्यूट का, वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का। तो सर आप फ्रीडम में हैं, यस मैं फ्रीडम में हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिख गया, जब कुछ नहीं लिखा है तो W/V ले लो। एग्जाम में ये ट्रिक बता रहा हूं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप W/V ले लिया करो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर से बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए, सॉल्यूशन, पक्का। किसने बोला सर आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक के केस में क्या होगा, अरे सर आइसोटोनिक के केस में एक बात बताता हूं आपको, सर आपको क्या बोला गया, पाई ऑफ, आइसोटोनिक है मतलब पाई ऑफ केन शुगर मस्ट बी इक्वल्स टू पाई ऑफ एक्स, यही होगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल। चलो भाई सर केन शुगर का पाई कैसे निकालेंगे, सर 5% है, मतलब यहां पे W शुगर का लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ शुगर केन इनटू सर 1000 अपॉन वॉल्यूम इनटू सर R इंटू T। सिमिलरली सर W ऑफ X डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ X इंटू सर 1000 अपॉन परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू R इंटू T। वॉल्यूम क्यों 100 ले रहा हूं, क्योंकि सर परसेंटेज में वॉल्यूम क्या होगा, चलो अभी वॉल्यूम ही ले लेता हूं, यही होगा, RT कैंसल आउट, RT कैंसल आउट। एक बात बताइएगा सर सुगरकेन का कितना मास होगा, 5 ग्राम,
क्यों? क्योंकि मास बाई वॉल्यूम है। सर मोलर मास शुगर केन का निकालेंगे, शुगर केन का फॉर्मूला होता है C12H22O11। सर इसका फॉर्मूले से मास निकालेंगे 342 आएगा। 1000 अपॉन सर परसेंटेज दिया है तो वॉल्यूम कितना हो गया दिस। सर इसका कितना मास दिया है 0.877। सर मोलर मास नहीं पता इनटू सर इसको भी कितना लूंगा 1000 अपॉन 100। सर ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। सर अब क्या निकालूं? तो सर यहाँ से mx की वैल्यू क्या आ गई? mx की वैल्यू देखेंगे तो आप क्या निकाल सकते हो? सर ये हो गया 342 अपॉन कितना हो गया 5। सर पूरा कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते तो आप देख लो 5 से कितना जाएगा 60 के 60 मतलब कितना हो जाएगा? अगर मैं बात करूं ये 5 से करना चाहो तो ये 68.4 आएगा। 68.4 का 0.877 मतलब सर थोड़ा सा कम 68 से। तो सर ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। सर एग्जाम हॉल में एक ही ऑप्शन है जो उससे थोड़ा कम है, 0.8 लेना है मतलब उसका थोड़ा सा कम लेना है। तो 68 से एक ही ऑप्शन कम है, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितना? तो सर 58.98। तो सर आइसोटोनिक का क्वेश्चन भी दिया हो ना, आइसोटोनिक का भी क्वेश्चन दिया हो तो भी आप आसानी से कर सकते हो। आइसोटोनिक वाले क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो, देख लो कैसे। श्योर है सर? 5% W/V सॉल्यूशन निकालना है इस तरह की चीजें करके। श्योर? अब देख लो इस तरह की चीजें आइसोटोनिक सॉल्यूशन का भी आप निकाल सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? सर ऑस्मोसिस को रोकने का प्रेशर। आपने वो प्रेशर लगाया ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज नथिंग, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां से कहां, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, कॉपी खोलो देखो वहां प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, वहां देखो प्योर सॉल्वेंट मतलब सर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आपकी मर्जी, आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहते हो आप डिफाइन कर सकते हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। इस बंदे को ज्यादा प्रेफर किया हम लोगों ने क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत अच्छी आएगी जैसे ही थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे। तो ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, बाकी लोग क्या है सर रिलेटिव क्वांटिटी है, चेक करना पड़ेगा कितना डिक्रीज कितना नहीं, इसमें कुछ चेक नहीं करना, आसानी से यूज कर रहे हैं। तो डॉक्टर लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को बहुत पसंद आया ये ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर लोगों ने बोला एक काम करो, एक बात बताओ, सबने एक नाम सुना होगा अपने घर में यूज भी करते हैं हम लोग, आरओ। हमने सुना है कि सर आरओ होता है, वो क्या होता है? सर वो उसमें एक फंडा यूज किया जाता है। आरओ में बहुत सारी चीजें होती है लेकिन उसमें एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सर आरओ मतलब क्या होता है? नॉर्मल आदमी बोलते हैं आरओ का पानी, लेकिन आपको पता होना चाहिए आरओ मतलब कुछ नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस, सर रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या हो जाएगा? सर यहां ऑस्मोसिस का रिवर्स क्या हो जाएगा? तो सर अभी आप सिंपल सा सोचो, ऑस्मोसिस क्या था? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट था, किससे? सर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहां से कहां? सर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहां से कहां? तो सर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन था, तो यहां पे क्या लिख दूंगा? फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। सर अब की बार अपोजिट। सर रिवर्स का मतलब यही होता है ना, जो पहले हो रहा था उसका रिवर्स हो जाए। तो ऑस्मोसिस का रिवर्स क्या होगा? पहले फ्लो क्या था? प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, अब क्या हो गया? सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। सर आरओ का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा, एक सिंपल चीज समझना, आरओ देखो कैसे काम करता है हमारा। फिल्टर पेपर आपने बार बार सुना होगा कि फिल्टर पेपर चेंज हो रहा है, ये घर में ये हो रहा है, तो एसपीएम कुछ नहीं, वो फिल्टर पेपर ही है। थोड़ा ध्यान से देखना, इधर मेरा क्या है? प्योर वाटर, इधर मेरा क्या है? प्योर वाटर, और इधर मेरा क्या है? इम्प्योर वाटर। आरओ का काम क्या होता है आपको ही पता है, घर में पानी को साफ करना, तो मतलब इम्प्योर। एक बात बता, नेचुरल टेंडेंसी क्या है? सर ये प्योर सॉल्वेंट है तो नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी? सर इधर से इधर जाएगा और ये नेचुरल है, क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तुम इसको स्टॉप करना चाहते हो, जैसे ही इसको रोकना चाहोगे कौन सा प्रेशर अप्लाई करोगे? प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या? पाई। यही तो पढ़ा है ना कि सर ऑस्मोसिस में रोक देना चाहता हूं तो रोक दो, कोई बात नहीं, रुक जाएगा, लेकिन कब? जब प्रेशर किसके इक्वल हो गया? पाई। मतलब सर पहले ये मूवमेंट थी, आपने उसको रोक दिया, बोला नहीं नहीं पानी इधर से इधर नहीं जाएगा, और तुम भी नहीं चाहते कि प्योर पानी इंप्योर हो जाए, प्योर पानी इंप्योर हो जाए, क्यों? फायदा नहीं है। अरे सर पानी इतना प्योर मिलता कहां है, और उसको तुम चाहते हो कि उल्टा हो जाए, भाई साहब प्योर पानी किस में चला जाए? इंप्योर में। ये सब तो नहीं चाहते, तो आपने क्या प्रेशर अप्लाई कर दिया? पाई। अब किसी दिमाग में आया कि एक काम कर, उल्टा भी तो कर सकते हैं ना यार। अब एक काम करता हूं मैं, एक मूवमेंट ऐसा भी तो कर सकता हूं। सर अब मैं चाहता हूं वाटर का फ्लो इधर से इधर हो जाए, और ये जो फ्लो होगा इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। सर ये जो फ्लो होगा किसका? रिवर्स ऑस्मोसिस। किसका फ्लो? पानी इधर से इधर आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तुम्हें क्या लग रहा है अपने आप हो जाएगा? नहीं,
सर रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, टेक्स प्लेस जब आप प्रेशर किससे ज्यादा अप्लाई करना शुरू करोगे, व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन, प्रेशर अप्लाइड किससे ज्यादा होगा, प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन, किससे प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना शुरू कर दो। अरे सर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो रोक के रखा हुआ है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आप बोल रहे हो पानी को भाई इधर से इधर मत जा, पानी को सर इधर से इधर जाने को ऑस्मोसिस बोल रहे थे आप। सर आपने जैसे ही लगाया पाई ये रुक गया, जैसे ही आपने पाई लगाया ये रुक गया, लेकिन मैं चाहता हूं उल्टा हो जाए। तो सर ऑस्मोसिस को आप रोकना चाहते हो, अगर आप ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हो ठीक है ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक है ऑस्मोसिस रुकेगा अपने पास, प्योर वाटर ये रुक जाएगा। प्रेशर किस पे, पाई पे। आपने इसका कैलकुलेशन भी कर लिया, आइसोटोनिक भी पढ़ लिया, हाइपरटोनिक पढ़ लिया, हाइपोटोनिक पढ़ लिया। अब मैं चालाक बन चुका हूं, अब मैं बोल रहा हूं नहीं 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 एक काम करेंगे भाई साहब, अब मैं उल्टा काम करूंगा। अब मैं चाहता हूं पानी इधर से इम्प्योर वाटर से सर सॉल्वेंट मूव करके किधर आ जाए, इस साइड आ जाए। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर कब होगा, जब मैं प्रेशर किससे ज्यादा लगा दूं, ग्रेटर देन पाई। सर इसी प्रोसेस को हम लोग कहां कहां यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में। सर सॉल्ट निकालना होता है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। सर सी वाटर से अगर सॉल्ट निकालना है, सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो भी हम ये सेम फंडा यूज करते हैं। आपके घर में जो आरओ हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है, वो भी सेम फंडा यूज करता है। वो क्या करता है, इम्प्योर वाटर से वाटर निकाल देता है, इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर की तरफ वाटर का मूवमेंट कर देता है। क्या मूव करेगा, सॉल्वेंट, नमक सॉल्ट ये सब मूव नहीं करते। सर क्या मूव करेगा, अपने पास सॉल्वेंट मूव करेगा। तो ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग मूव कराते हैं और इसी को क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सर पहले हो गया ऑस्मोसिस, अब फिर ऑस्मोसिस को रोक दिया हमने, कौन सा प्रेशर लगाया, ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई रुक गया तू तो, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर रोक तो देगा, लेकिन सर अगर उससे ज्यादा प्रेशर मैंने लगा दिया ना, अगर उससे ज्यादा प्रेशर मैंने लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा सर, वहां पे फिर क्या फंडा यूज होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का। वो क्या करना शुरू करेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस करना शुरू कर देगा। वो क्या करना शुरू कर देगा, रिवर्स ऑस्मोसिस करना शुरू कर देगा। पक्का। तो सर ऑस्मोसिस और उसका अपोजिट क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। सर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई मेरे पास, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई, उसकी थ्योरी हो गई, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए। सर अब ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने चैप्टर को शुरुआत में याद करो, पहले दिन मैंने 4 पार्ट में तोड़ा था। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, फिर ये हमने रिवाइज किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, सॉल्युबिलिटी, अच्छा टॉपिक था और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें करी। फिर हम लोगों ने क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। और सर कल की क्लास में अपने पास हम लोग पढ़ेंगे वेंटर फैक्टर, या फिर उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। सर बहुत सुंदर सा टॉपिक है, लेकिन उसके साथ एक ही दिक्कत है, उसको पढ़ने के लिए आपको पीछे के सारे टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। मतलब यहां तक के मैं एक बार फिर से आपके लिए चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिवाइज करा देता हूं एक साथ, और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई साहब आप सब लोग मेरे छोटे भाई बहन सब लोग, आप लोग रिवाइज करके ऐसे ही आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को खासकर। सर सबसे पहले कौन सा था, RLVP था। सर उसके बाद क्या आया था, डेल्टा TB आया था। फिर क्या आया था, डेल्टा TF आया था। और फिर क्या आया, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही था ना सर। अच्छा सर RLVP में क्या बोला गया कि सर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट सर जनरली Chi2 या फिर N2 अपॉन N1 प्लस N2 के इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो सर इस केस में सर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट एंड दैट इज N2 बाई N1 या फिर W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। यही किया गया था। सर डेल्टा TB, सर इसका हमने ग्राफ बना लिया था। ग्राफ में क्या था कि सर ये रहा, सर याद करो ये प्योर सॉल्वेंट था, ये क्या था, सॉल्यूशन का ग्राफ था। सर याद करो ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया, यही था ना शायद। सर यहाँ डेल्टा TB सर जो होगा वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा TB इज नथिंग KB इंटू M। सर इसको इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते थे। KB के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालना चाहते हो तो सर ये देख लो, RTB स्क्वायर 1000 टाइम्स डेल्टा H वेपराइजेशन एंथैल्पी। ये हमने लास्ट क्लास तक किया था। आज हमारी जिंदगी में 2 नए लोग आए गए, 2 नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ गई। सर ये प्रेशर है, ये अपने पास टेम्परेचर है, ये क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन है। सर इस कंडीशन में थोड़ा ध्यान से देखो, इस कंडीशन में थोड़ा ध्यान से देखना। सर ये क्या है, सॉल्वेंट। सर सॉल्यूशन कहाँ होगा, नीचे। सर इसके केस में बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में चला गया और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल्टा TF जो हो गया KF इंटू M आ गया
और सर फ्रीजिंग पॉइंट का 2-3 यूज पढ़ा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में। केएफ की जो वैल्यू होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है सर सॉल्यूशन के उससे, TF स्क्वायर अपॉन R TF स्क्वायर अपॉन M 1000 टाइम्स डेल्टा H फ्यूजन एंथैल्पी, ये पढ़ लिया, यही था। उसके बाद ग्राफ देख लिया इन लोगों का, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर में आए। नॉर्मल ऑस्मोसिस क्या बोलता है कि सर प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है सर, प्योर सॉल्वेंट है, इधर क्या है सॉल्यूशन है सर। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है कि सर स्लो सॉल्वेंट का इधर से इधर की मूवमेंट को क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। मुझे इसको रोकना था तो मैंने निकाला ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको मैंने लगा दिया पाई इज इक्वल्स टू CRT, या फिर पाई की वैल्यू अगर पूरी निकालनी है तो सर W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, ये करके हमने पूरा पाई निकाल दिया। फिर इसमें क्या पढ़ा कि सर अगर दो लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं आइसोटोनिक। किसी का ज्यादा हो गया किसी का कम हो गया तो एक वाले को क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक होगा, ये वाला क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक हो जाएगा। और सर अब एक सिंपल चीज जान जाओ, और ये पाई हो गया। अब मुझे किसने बोला आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, ये तीन चीजें हो गई। फिर किसने बोला सर रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा जब प्रेशर किससे ज्यादा होगा ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, तो सर अब की बार मूवमेंट कहां से कहां हो जाएगा सर, इधर अगर अपने पास सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, तो अब की बार मूवमेंट इधर से इधर आ जाएगा। जो मूवमेंट ऐसे जा रहा था वो मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। सर ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने कर लिए, उसके फॉर्मूलाज कर लिए, उसकी चीजें कर ली, उसके ग्राफ कर लिए, उसके क्वेश्चंस कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए सर। तो ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट अब मैं फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में सर फोर्थ पार्ट बहुत इजी सा पार्ट है, बस आपको ये चीजें थोड़ा रिवाइज करके आइएगा, थोड़ा अच्छे से मेमोराइज करके आइएगा। सर अगली क्लास में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट वेंटर फैक्टर आएगा, ये सारे फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और अपना चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। लेकिन कल की क्लास में डायरेक्ट मत आइएगा, ऐसा नहीं कि दोस्त को लेके पहुंच गया कि चल चल भाई तू भी दिखा, वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसको अगली क्लास से, मतलब कल की क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसकी अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर में आएंगे। तो दोस्तों को बुला के लाओ कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तेरे से ये छूट गया, कोई बात नहीं, चल तेरी भी कुछ भलाई कर देते, ठीक है ना, तो वहां से ज्वाइन कर ले। लेकिन हाँ कल की क्लास थोड़ी सी बोलते ना कि वो आता ना कि मूवीज में या इन सब में कि भाई इसके नीचे चेतावनी दी जाती है, तो वैसे ही चेतावनी आपको कि कल की क्लास अपने पास किसी दोस्त को ऐसे फ्रस्ट्रेट करने के लिए ना ज्वाइन कराए, अपने लिए करे, खुद के लिए करें। क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर अगर अच्छे से फॉलो किया है तो सर आपको समझ में आ रहा होगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सब में अपने पास इंटरेस्टिंग सी चीजें देखने को मिल रही होंगी। और कल की क्लास बहुत सुंदर सी होगी। कल खजाने में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद कल क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।